नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अमेरिकी कांग्रेस के 9 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत की यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के बीच समन्वय का आज शुभारंभ होगा। शंघाई सहयोग संगठन के भागीदार देशों के बीच क्षमता निर्माण पर आज नई दिल्ली में संगोष्ठी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 12 विपक्षी सांसदों के खिलाफ मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आयरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में अमेरिकी संसद के निरंतर सहयोग और समर्थन की सराहना की है। नई दिल्ली में कल चार्ल्स शूमर के नेतृत्व में 9 अमेरिकी सांसदों का एक दल प्रधानमंत्री से मिला। इस अवसर पर श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपने हाल के फोन संपर्क का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के फैसले का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा की। भारत और सिंगापुर के बीच भुगतान प्रणाली को आसान बनाने के लिए भारत के यूपीआई से सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली को जोड़ा जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। इसका शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे दोनों देशों के निवासियों के बीच तीव्र गति से कम खर्च में रकम का लेन देन हो सकेगा। भारत पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट के मामले में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। यूपीआई और पे नाउ भुगतान प्रणालियों की शुरुआत होने से भारत और सिंगापुर के निवासियों के बीच तीव्र गति से कम खर्च में पैसों का लेन देन हो सकेगा, जिससे भारतीय छात्रों को काफी मदद मिलेगी। इस प्रणाली से सिंगापुर में रह रहे प्रवासी भारतीयों और सिंगापुर में काम कर रहे लोगों को अपने परिवार तक कम खर्च और कम समय में पैसा पहुंचा सकेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरगामी दृष्टिकोण वाले नेतृत्व से डिजिटल भुगतान के लिए बेहतरीन बुनियादी ढांचा तैयार करना और इसे वैश्विक रूप देना संभव हुआ है। प्रधानमंत्री का इस बात पर प्रमुख तौर पर जोर रहा है कि यूपीआई का लाभ केवल भारत तक ही सीमित न रहे, बल्कि दूसरे देशों को भी इसका फायदा मिले। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में कौशल प्रशिक्षण और उद्यमियों के लिए शंघाई सहयोग संगठन के भागीदार देशों के बीच क्षमता निर्माण पर संगोष्ठी आयोजित करेगा। संगोष्ठी में भारत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन पर अपने विचार रखेगा। वर्ष 2001 में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 12 विपक्षी सांसदों के खिलाफ मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। समिति से हाल ही में समाप्त बजट सत्र के पहले भाग के दौरान सदन की कार्रवाई में लगातार और जानबूझकर बाधा डालने वाले सांसदों की जांच करने के लिए कहा गया है। एक रिपोर्ट। विपक्षी दलों के सदस्यों ने बार बार सभापति के आसन के पास पहुंचकर नारेबाजी की, जानबूझकर और लगातार कार्यवाही में बाधा डाली। इस कारण सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। इससे राज्यसभा के नियमों और शिष्टाचार का उल्लंघन किया। अडानी समूह के मुद्दे, कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन और अन्य मामलों को लेकर विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन किया था। समाचार कक्ष से राजमंगल पांडे। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे।
मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी के उम्मीदवार एच दोनकोपर रायलिंग दो के निधन के बाद ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहियोंग विधानसभा चुनाव के स्थगित हो जाने की संभावना है। मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में प्रचार अभियान चरम पर है और विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव सभाओं में भाग ले रहे हैं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में सिर्फ 6 दिन शेष रह गए हैं। सभी दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता अपने दलों के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नोंगपो में एक चुनावी सभा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि इस पर्वतीय राज्य में केवल भाजपा ही सशक्त और स्थायी सरकार दे सकती है। एनपीपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार यदि सत्ता में आती है तो कल्याणकारी योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दक्षिणी तुरा और फुलवारी में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की सभी समस्याओं का निदान केवल तृणमूल कांग्रेस ही कर सकती है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने जयंतिया पर्वतीय क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तुएनसांग के परेड मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री शाह ने कल शाम मौन कस्बे में जनसभा में कहा कि नागालैंड में भाजपा एनडीपीपी गठबंधन सत्ता में बना रहेगा और राज्य की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। अन्य पार्टी के नेता भी चुनाव प्रचार में लगे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में भारत की तेजी से कार्रवाई ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि ये देश के राहत और बचाव दलों की तैयारियों को परिलक्षित करता है। श्री मोदी तुर्की और सीरिया में चलाए गए ऑपरेशन दोस्त में शामिल जवानों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम के रूप में मानता है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। इस बीच तुर्की और सीरिया सीमा में कल फिर से 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप में करीब 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 680 से अधिक घायल हो गए। यूरोपीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि तुर्की के हाती प्रांत में भूकंप का केंद्र 2 किलोमीटर की गहराई पर था। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव कल आरंभ हुआ। महोत्सव का समापन 26 फरवरी को होगा। एक रिपोर्ट। खजुराहो नृत्य महोत्सव पर्यटन तथा सांस्कृतिक विरासत को साझा करने का महत्वपूर्ण साधन है। यह कार्यक्रम हमारी कलाओं की अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक चेतना की भी अनुभूति कराते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले विख्यात नृत्यांगना जानकी रंगराजन ने भरतनाट्यम पेश किया। वहीं धीरेन्द्र तिवारी एवं अपराजिता शर्मा ने मनमोहक कथक नृत्य से समा बांध दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्राप्त करने वाले विभिन्न विधाओं के 10 लोगों को सम्मानित किया गया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप अभी से बढ़ने लगा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न भागों में तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक की बढ़ोतरी देखी जा रही है।
कोटा में गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहाँ अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले फरवरी महीने में 2012 में वहाँ 35.7 डिग्री तापमान रहा था। उदयपुर में 5 साल बाद तापमान 34.6 डिग्री और राजधानी जयपुर में पारा 34.2 डिग्री पर पहुंच गया, जो औसत से 7.5 डिग्री अधिक है। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने की संभावना है। जम्मू और श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है और वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी में आसमान साफ रहेगा। तापमान 16 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बेंगलुरु में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हैदराबाद में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 18 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की टीम आयरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वर्षा से बाधित हुए इस मैच में भारत ने अपने आखिरी ग्रुप 2 मैच में आयरलैंड को डकवर्थ लुइस पद्धति से 5 रन से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है, अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विमलेंदु। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अखबारों की बड़ी खबर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 8 करोड़ युवा उद्यमी बने। प्रधानमंत्री ने कहा, निवेश से बढ़ रहे हैं रोजगार के मौके, ये संभावनाओं का है अमृतकाल। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर जनसत्ता का शीर्षक है, केंद्र सरकार ने फिर दोहराया, नई पेंशन योजना में एनपीएस में जमा पैसा राज्यों को वापस नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने की पुष्टि। वित्त मंत्री ने कहा, इस पैसे पर कर्मचारियों का हक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के विकल्प की प्रक्रिया शुरू की। फरवरी में बढ़ती गर्मी पर दैनिक जागरण की खबर है, गेहूं पर गर्मी के असर की निगरानी करेगी समिति। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र की रिपोर्ट के बाद सरकार सक्रिय, कृषि आयुक्त करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। पिछले वर्ष भी घटा था गेहूं का उत्पादन, चालू सीजन में बढ़ा है गेहूं का रकबा। हिन्दुस्तान ने एक अध्ययन के हवाले से लिखा है, रूस यूक्रेन युद्ध से दोगुनी हुई घरेलू ऊर्जा की लागत। भारत सहित 116 देशों पर किया गया अध्ययन। 14 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ सकते हैं। दैनिक भास्कर ने यूक्रेन में बच्चों पर युद्ध के प्रभाव का उल्लेख करते हुए लिखा है, बचपन के मायने बदले, युद्ध का कोमल मन पर असर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिकी कांग्रेस के 9 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत की यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के बीच समन्वय का आज शुभारंभ होगा। शंघाई सहयोग संगठन के भागीदार देशों के बीच क्षमता निर्माण पर आज नई दिल्ली में संगोष्ठी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 12 विपक्षी सांसदों के खिलाफ मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा।
मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आयरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।